दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं एआईएमआईएम के मेरठ जिला अध्यक्ष के पास। एआईएमआईएम मेरठ के अगर काफिले की बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरठ कचहरी में लीगल सेल बनाई गई है। इसके अलावा कई विधानसभाओं में प्रोग्राम हुए और प्रोग्रामों के जानिब से लोगों को जोड़ा गया है। सबसे पहले जान लेंगे, फ़हीम चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष हैं मेरठ एआईएमआईएम के, कि लीगल सेल बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और लीगल सेल किस तरीके से भविष्य में काम करेगी। सर स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। लीगल सेल देखने में सुनने में ऐसा लगता है कि लीगल सेल लोगों की मदद करेगी, क्या उद्देश्य है पीछे इसका बनाने का? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग लोगों की मदद करने के लिए ही लीगल सेल का गठन किया गया है। क्योंकि कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि बेचारे अपना गरीबी के कारण या ज्ञान ना होने की वजह से जेलों में बंद हैं या जिन पर मुकदमे हो जाते हैं फर्जी, उनके पास इतना पर्याप्त साधन नहीं होता कि वो अपने पैरवी कर सकें मुकदमे की। जेलों में पड़े हुए हैं। और एक वजह ये भी रही हमारी कि अभी आपने देखा होगा कुछ साल पहले एक एनआरसी का मामला था, उसमें 5 लोग शहीद हुए थे, नौजवान। तो उसके बाद भी लोगों पे मुकदमे हुए, करीब 200-250 लोगों पर अज्ञात में मुकदमे हुए। हमने उस टाइम भी ये कहा था कि जिन लोगों पर ये मुकदमे हुए हैं, हम उनकी फ्री सहायता करेंगे, फ्री मदद करेंगे, कानूनी सहायता फ्री मिलेगी, आप हमारे पास आइए। कुछ लोग आए भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उन्हें बहला फुसला कर ले गए। तो यही सोच कर हमने कहा नहीं, हम अपने आप को लगातार पब्लिक के बीच में रखेंगे, आवाम की खिदमत करते रहेंगे। वो कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी समाज से हो, हम सब के लिए तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी की थी, तब उसके लिए एक प्रोटेस्ट किया था एमआईएम ने। उसके बाद फिर मुंडाली में एक प्रोग्राम किया था, बच्चों ने मतलब एक प्रोटेस्ट किया था। तो करीब 150 से 200 बच्चों पर, कुछ लोगों पर मुकदमे हो गए थे। हमने उसमें भी लोगों से कहा था कि भाई आप लोग परेशान ना होइए, हम आपकी जो कानूनी सहायता है वो बिल्कुल फ्री करेंगे। आपकी ज़मानतें यहाँ से लेके जहाँ तक भी हो सकता है हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो वही हमारा उद्देश्य है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी बेगुनाह जेल के अंदर जाए या किसी वजह से वो जेल काटे। देखिए, हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम जेल जाके वहाँ से एक लिस्ट निकालेंगे जी कौन कौन बंद है, लेकिन अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। सवाल ये है कि ये सभी के लिए है, या जैसे एआईएमआईएम कहा यह जाता है कि मुस्लिमों की पार्टी है, या ख़ास वर्ग के लिए है, या सर्व समाज के लिए है, जो आप मदद करने की बात कह रहे हैं, तो क्या बताइए, थोड़ा सा इसको बताइए कि किस कौन कौन आ सकता है सबके लिए? हाँ, मैंने अभी बताया ना आपको कि सभी जाति धर्म के लिए है, सभी लोगों के लिए है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि कोई भी जो इस चीज़ का लाभ हमसे उठा सकता है, जो गरीब है, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा, आपने अधिवक्ताओं को जोड़ा है, तो कैसी प्रक्रिया रही है, और लोगों के अगर रुझान की बात करें तो कैसी इनकी प्रतिक्रिया रही है जुड़ने के बाद? देखिए, मैं क्योंकि खुद पेशे से एडवोकेट हूँ, बहुत लोग मेरे पास आते हैं दिन में, बाहर से भी आते हैं, कोर्ट से भी लोग मिलते हैं, बहुत प्यार देते हैं मुझे, अध्यक्ष जी कह के बुलाते हैं, एडवोकेट तो मुझे बहुत कम लोग कहते हैं। अच्छा लगता है कि भई एक अच्छा मान-सम्मान मिल रहा है। मैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस एमआईएम का, कि मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया और मैं आज लोगों के बीच में हूँ। तो मुझसे लोगों ने कहा कि जी हम भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक लीगल सेल पूरा तैयार कर दिया जाए, क्योंकि मेरे सदर का भी एक आदेश था कि भाई क्यों ना लीगल सेल टीम बनाई जाए। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब शौकत अली साहब, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि भाई बनाओ। जो हमारे पश्चिम के अध्यक्ष हैं मेहताब चौहान साहब, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है, इसे मजबूत करो, एडवोकेट हो तो होने चाहिए। तो वही सोच मैंने अपने जो एडवोकेट फ्रेंड से, जो सर्किल में थे, कुछ वैसे थे, उन सबसे मैंने बात की। एक मीटिंग की हमने कि भाई क्यों ना एक साथ मिल के हम लीगल सेल ही बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हालाँकि हमारे लीगल सेल के जिला अध्यक्ष थे काजी जुबैर साहब, लेकिन अब जो देखने के लिए मिला वो कुछ और ही परिवर्तन था, लोगों में रुझान था। तो उन लोगों से हमने कहा भाई एक काम करते हैं, सबकी सहमति ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनके एक कहने पर 10-20 एडवोकेट इकट्ठे हो जाते थे। तो हमें लगा कि बहुत अच्छा है, तो उनमें से ही क्यों ना एक को जिम्मेदारी दे दी जाए। तो फिर उन लोगों ने कहा जी आप एक काम कीजिए, हमारे एक नवेद एडवोकेट हैं जो अच्छा है, सोशल वर्कर है, हमेशा तैयार रहता है। तो उनका नाम आया, मैंने ऊपर नाम दिया, तो उस पर सहमति बनी। तो अध्यक्ष जी ने हमारी बात मानी, उनका लीगल सेल का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। तो लीगल सेल बनाने का उद्देश्य ये है कि गाहे बगाहे ऐसे लोगों की मदद की जा सके जो अ, जिनके पास धन नहीं है जी। अपने मुकदमे लड़ने के लिए, या जो बेवजह या बेगुनाह फंस गए हैं जो जेलों के अंदर है। अच्छा, आपने अभी हसनापुर में एक प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम में कुछ लोगों को भी आपने ज्वाइन कराया, तो बताएंगे क्या प्रोग्राम था और जो ज्वाइनिंग हुई है
उसके लिए बारे में बताइए और प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो क्या था? देखिए, हमारा जो उद्देश्य था वो ये था कि हम ये चाहते थे कि इस साल 2024-25 में जो बच्चे में जो मेहनत की है, एक हाई स्कूल और इंटर टॉप किया है या पास किया है, एक बहुत बड़ा टास्क है कि अपने आप में एक बच्चे को पास करना इंटर हाई स्कूल। और फिर हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिसमें इन बच्चों को सम्मानित किया जाए। और एक प्रोग्राम भी किया गया। हमारे ज़िले के सचिव हैं मुदस्सर सऊद पटवारी, ललियाने के रहने वाले हैं वो बोले, अध्यक्ष जी अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो। फिर सबका मशवरा हुआ, एक प्रोग्राम किया गया जिसमें मुझे बुलाया गया। बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आज हम, अल्लाह का शुक्र है कि भाई बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। एक खुशी थी और एक ये भी था कि कम से कम बच्चों की हौसला अफजाई होगी जिन्होंने आज 70% या 80% मार्क्स दिए हैं। हो सकता है कि हमारे इस हौसला अफजाई से वो कल बच्चे टॉप कर जाएँ। तो हमने उन बच्चों की देखा, कुछ एक बच्ची थी, उज़ैरा शायद नाम था उसका, तो उसने ब्लॉक टॉप किया था इंटर में, ब्लॉक टॉपर थी, उसे सम्मानित किया। जो गांव में फर्स्ट सेकंड थर्ड थे उन बच्चों को सम्मानित किया। कुछ बच्चियां जो मदरसा बोर्ड से पास हुई थी उन्हें सम्मानित किया। उनके पेरेंट्स को भी सम्मानित किया क्योंकि बहुत जो अहम भूमिका होती है वो पेरेंट्स की होती है, वालिद और वालिदा की। तो हमने उन्हें भी सम्मानित किया। कुछ बच्चियाँ ऐसी थी जो आलिमा बनी हैं इस बार, क्योंकि वो एक आलिमा बनी है तो हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो मुस्तकबिल हैं वो हमारे इस्लाम का, शहजादियाँ हैं, तो हमने कहा अच्छी बात है, इन्हें करना चाहिए। तो वो हमने प्रोग्राम किया। कुछ लोग वहाँ बैठे हुए थे जो प्रोग्राम सिर्फ देखने के लिए और सुनने के लिए आए थे। उनमें से कुछ लोग आए कि वो बोले जी हम भीमार्मी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग जो है पहले भी संपर्क करे थे, लेकिन आज हम ज्वाइन करने के लिए आए हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, तो हमने उन्हें ज्वाइन कराई। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम कुछ लोग आए हैं, लेकिन आने वाले जो कल है या बहुत जल्दी हम आपका एक प्रोग्राम कराएंगे जिसमें भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करेंगे। अच्छा, तो क्या मतलब जो लोग आपको एआईएमआईएम को ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? क्या सोच है उनकी? देखिए, उनका सबका ये कहना है कि जी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत कभी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के बाद अगर कोई सुनने को और समझदार या बोलने वाला आदमी मिला है जो तर्क पर बात करता है, बिल्कुल हवाई बातें कुछ नहीं होती हैं, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और हम ये चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ें। आखिर उस बंदे के अंदर क्या है कि लोग इतना सुनते हैं और प्रतिद्वंदी उनसे परेशान है, वो खुला चैलेंज करते हैं कि जिसके जो चाहे सामने आके मुझसे डिबेट कर सकता है। तो क्यों ना हम उन्हें मौका दिया जाए, एक बार उनके साथ जुड़ कर देखते हैं। हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं मैच करती है, तो हमने सबको मौका दे के देखा, एक बार क्यों ना हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भरोसा करके देखें। अच्छा, उन पर भरोसे की बात अगर आ रही है, तो क्या वजह मान रहे हैं इस बार बड़ा सुर्खियां बटोरी उन्होंने? देखिए, पहलगाम में अभी जब ये हमला हुआ था तो लोग हमें बहुत पहले, उससे पहले बहुत अजीब सवाल करते थे कि भाई ये लोग ऐसे हैं, इनके आने से बीजेपी आ जाती है, या ये मतलब दोयम दर्जे का हम नागरिक मांगते थे। लेकिन जिस वक्त ये पहलगाम हमला हुआ तो उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसी शख्सियत थी अकेली इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, जिसने विपक्ष की भूमिका निभाई और दिखा दिया कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान वाकई सच्चा मुसलमान है। उसके लिए पाकिस्तान या कोई भी देश कोई मायने नहीं रखता, पहला देश बाद में धर्म। उन्होंने ये चीज़ दिखाई और उन्होंने अपने ऊपर से ये टैग बैठा दिया कि हम सिर्फ एक ही धर्म की बात करते हैं। क्योंकि पहलगाम में जो शहीद हुए, मैं तो शहीद ही बोलूँगा क्योंकि वो निर्दोष थे, तो जो शहीद हुए 26 लोग वो दूसरे धर्म के थे। और अगर हमारे बैरिस्टर साहब में ये सब चीज़ें ना होती तो वो उनके लिए आवाज़ क्यों उठाते? तो वो सब चीज़ें भी ख़त्म हुई हैं। लोग इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आज अल्लाह का शुक्र है इस हिंदुस्तान के अंदर लोग उन्हें आने वाले कल का प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि एक बार उन्हें गृह मंत्री बना कर देखो, इस हिंदुस्तान का वो बताएंगे कि सामने वाले से कैसे जंग जीती जाती है। अच्छा, अभी हाल ही में आपने ज़िलाधिकारी से भी मुलाकात की है। बकरा ईद का त्यौहार भी सर पर है, तो क्या मुख्य बातें और मांगे रही हैं? देखिए, मांग तो हमारी सिर्फ यही थी कि बिजली, पानी, साफ़ सफाई ये रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, नालियाँ भी चौक हो जाती हैं, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये था कि जो लोग पशु विक्रेता हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उन्हें नाहक तंग परेशान न किया जाए, अवैध वसूली ना हो। कुछ बाहर के लोग, पुलिसकर्मी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आड़ में जो है अवैध वसूली कर लेते हैं, परेशान करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पशुओं को बेचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी व्यवस्था करती जाए, जो रास्ता भी परेशान ना हो, आवाम को भी दिक्कत ना हो। और सबसे जो मेन हमारी थी मांग, वो ये थी कि जो पशुओं को लाने ले जाने का काम कर रहे हैं या जो गाड़ियों में लाते हैं, उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं भीड़ की शक्ल में उन्हें गाय के नाम पर उनके साथ मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो वो सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। जिस रास्ते से वो जाएँ
उस क्षेत्र अधिकारी को खास इंस्ट्रक्शन दिए जाएँ कि भाई आपके यहाँ से जो रास्ते से गुजर रही है उन पर खास ध्यान रखा जाए। ये हमारी मांग रही थी। दूसरा ये था कि देखिए मुसलमानों के 2 त्योहार होते हैं, ईद और बकरीद, और भारी संख्या में इसमें नमाज़ होती है, और नमाज़ भी ईद में आई है हमारी। यूँ तो मजबूरी है कि भाई आप कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो आई है वो ईद की नमाज़ ईदगाह पे पढ़नी आई है। तो हमारी ये भी मांग रही है कि जैसे पहले से पुराने रीति रिवाज होते आए हैं, हमेशा से शासन प्रशासन ने हमारी मदद की है और सहयोग किया है, इस बार भी हमें थोड़ा सा छूट दे दी जाए कि भाई अगर आपकी ईदगाह की जगह कम है तो आप सड़क पे नमाज़ अदा कर सकते हैं। देखिए 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा नमाज में लगता है। अगर आधे घंटे के लिए रूट डाइवर्ट हो जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए होली या दिवाली या कोई कीर्तन या जो भी होता है, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। देखिए त्यौहार है, मनाना चाहिए, और धर्म की बात है तो सभी जब और धर्म कर सकते हैं, तो इस्लाम धर्म को भी थोड़ी सी अगर आज़ादी दे देंगे तो कोई मसला नहीं है। ये तो प्यार मोहब्बत का त्यौहार है, सब मिलकर करते हैं। जैसे हम होली दिवाली सब एक साथ मिलकर मनाते हैं, ऐसी ईद पे भी सब मिलकर मनाते हैं। तो हमें इसमें थोड़ी सी छूट दे दी जाए कि हम नमाज़ अपनी सड़क पे अदा कर लें, अगर जगह नहीं है तो। अच्छा, नमाज सड़क पर अदा कर ले। हालांकि बीच बीच में देखा गया कि कंट्रोवर्सीज को लेकर हो गई और मुकदमे तक दर्ज हुए हैं, और अभी भी अल्टीमेटम है इस तरीके के, अगर आप मुकदमे हो सकते हैं अगर आप सड़क पर आएंगे। अच्छा, त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर क्या सरगर्मियां हैं पार्टी की, या फिर जिले स्तर से अगर बात कर लें तो? देखिए इस चुनाव के लिए हम तैयार हैं, और काफ़ी संख्या में हमारे पास आवेदन आ चुके हैं लोगों के। हालांकि अभी हमने फॉर्म फिल नहीं कराए हैं, लेकिन अगर मैं तो यही कहूँगा कि जब लोग हमारे पास चल कर आ रहे हैं तब तो यही कहेंगे कि आवेदन ही है। वो लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी हैं हमारे पास, और लगभग 33 सीटें हैं हमारी यहाँ मेरठ जिले के अंदर वार्ड। हम 33 की 33 पर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। आवाम खुद ये चाह रही है कि MIM इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट मेरठ से देने वाली है। जैसे कि हमने मेयर के चुनाव में एक इतिहास रचा था, इंशाल्लाह जिला पंचायत में भी एक इतिहास रचने जा रहे हैं हम। और इस बार सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आवाम करे। अगर ऐसा है तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हम अपना अध्यक्ष भी जिताने में कामयाब रहेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिला पंचायत सदस्य भी आवेदन आ रहे हैं, अध्यक्ष भी कोशिश करेंगे, लेकिन कहा ही जा रहा है आपकी तरफ से, बिहार में अगर बात कर लें तो आपके पार्टी की तरफ से AIMIM ने आवेदन कर दिया है या निवेदन कर दिया है कि हमें इंडिया अलायंस में लिया जाए, और अभी वो वेट कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस इस पर क्या जवाब देगा। लेकिन आपने आवेदन कर दिया, क्या मंशा है और क्या कहना है इसको लेकर? देखिए कहना तो बस यही है कि अगर आप वो वाकई सच में इस बीजेपी को बिहार से खदेड़ना चाहते हैं या इस हिंदुस्तान से बीजेपी को भगाना चाहते हैं, और वो एक तरफ ये भी कहते हैं कि MIM जहाँ जाती है वहाँ में नुकसान होता है और बीजेपी जीत जाती है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आपको हमसे इतनी दिक्कत है तो आप हमें अपने साथ शामिल कर लीजिए। तो इससे आपका भी जो आपकी भूमिका है वो भी पब्लिक के सामने आ जाएगी। बी टीम जो आपको कहते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। जो बी टीम वाला टैग है वो तो खुद यही लगाते हैं और यही हटाने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपको हमसे दिक्कत है तो शामिल करके देखिए। बीजेपी आपसे तो जाएगी नहीं, लेकिन हम जरूर भेज के दिखा देंगे। आप पिछली बार अकेले लड़े और 5 आपके विधायक आए, हालांकि टूटकर वो बिखर गए, लेकिन क्या लग रहा है आपको, इंडिया अलायंस ऐसा विकल्प है कि विधायक भी बढ़ेंगे और टूट फूट भी नहीं होगी? देखिए ये तो आवाम ने बिहार की खुद कह दिया कि 5 के हम इस बार 25 देंगे। अगर वो नई अलायंस में लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे 25 प्लस इंशाल्लाह विधायक आने वाले हैं। भागीदारी है सरकार में? देखिए बिल्कुल, सरकार इस बार बिहार के अंदर हमारे बिना बनने वाली नहीं है। ये तो आवाम ने कह चुका है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित जितने भी वहाँ के समाज के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा करते हैं और जिताने का वादा कर चुके हैं। पहला ही टिकट राणा रणजीत सिंह जी को दिया है। चुनावी बिगल फूक चुका है हमारी तरफ से। हम हर तरीके से मजबूत हैं। अलायंस करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। बाकी जो फैसला होगा वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन भाई साहब, जो हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल साहब, इनका फैसला होगा। बाकी देखते हैं चुनाव में क्या होता है। लेकिन MIM आपको इस बात का क्रेडिट मिलेगा कि आपने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बड़ी मुखरता से बात रखी, और अभी भी हैदराबाद की बात कर लें या उधर तेलंगाना की बात कर लें, अभी भी रोज़ प्रोग्राम आपकी पार्टी के माध्यम से हो रहे हैं। तो बिहार की मैक्सिमम पार्टियों ने, एक दो को छोड़ दें तो सभी ने जो है वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो बिल बना है, जो कानून है, उसके समर्थन में वोट कर दिया है। इंडिया अलायंस की अगर बात कर छोड़ दें अगर, तो क्या आपको इसका फ़ायदा मिलने जा रहा है? देखिए क्रेडिट की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, क्योंकि हमारा कोई आज का मुद्दा नहीं है। बैरिस्टर सुनील सवाज साहब और हमेशा हर मुद्दे पर बोलते आए हैं, वो चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो या शरीयत का मामला हो या हिजाब वाला मामला हो या मस्जिद का मसला हो, मॉब लिंचिंग हो या किसी भी तरीके का कोई भी काला कानून हो या कोई भी विरोधी कानून हो, उसके खिलाफ बोलते आए हैं।
तो इसमें तो कोई दुराई नहीं है कि हम लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, नहीं, हम तो हमेशा अपनी आवाज़ उठाते आए हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। तीसरा ये कि अगर जो आपने एक सवाल किया कि जी इसको आप कैसे करेंगे, क्या करें, हमें करना कुछ नहीं है, हम अपनी जगह मजबूत हैं। और रही बात फ़ायदे की, नुकसान की, फ़ायदा नुकसान हम देखते नहीं हैं, हम खिदमत में उतरे हुए हैं आवाम की, वो करते रहेंगे, वो आवाम का जो फ़ैसला होगा वो हमें शर्माते होगा। अच्छा, त्रिस्तरीय चुनाव के बारे में कहा ही जा रहा है कि ये सेमीफाइनल है 2027 का, तो आप क्या मानकर चल रहे हैं? इंडिया अलायंस में हालांकि आपने आवेदन कर दिया है, मतलब निवेदन कर दिया है कि हमें ले लीजिए, अगर वहाँ लेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश में भी कुछ बात बन जाए। ले लेंगे तो बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट रहेगा। देखिए हमने 2025-24 में दिखाया था कि लोग ये कहते हैं कि अगर MIM लड़ती है तो बीजेपी आ जाती है। हमने 2024 में भी दिखाया था कि देखिए हम नहीं लड़े, आपसे बीजेपी नहीं रुकी। अगर ये वहाँ पर हमसे अलायंस कर लेते हैं, जैसे भी हमारे बैरिस्टर साहब के साथ जो भी समझौता होगा, अगर अलायंस कर लेते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में सरकार बनने जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आवाम एक उम्मीद के साथ बैठी है। अगर बिहार हमें रिजल्ट देता है तो जाहिर सी बात है यहाँ हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। हालांकि हम यूपी में इस टाइम मजबूत हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाकी देखिए चुनाव पर तो फ़र्क पड़ता ही है, और ये भी सच्चाई है कि बड़े फाइनल से पहले सेमीफाइनल होता है। ये हमारी वाकई सेमीफाइनल है, जिला पंचायत का चुनाव। इसमें हम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे, घर घर जाएंगे, दस्तक देंगे, लोगों को समझाएंगे, जितना हो सकता है हम आवाम के बीच में इतना रहेंगे। लगता है आपको वोट परसेंटेज बढ़ेगा मेयर चुनाव के, अगर तब की बात करें अब में कोई अंतर आया? हाँ, अंदर तो इतना आया है कि पहले हम मीटिंग करते थे, चंद लोग होते थे, हमें उन्हें समझाना पड़ता था, हमें उन्हें बताना पड़ता था कि अब आप आइए हमारी मीटिंग में। अब इतना है कि लोग हमें खुद बुलाते हैं और सारी अरेंजमेंट अपना आप करके रखते हैं, हमें इतना प्यार देते हैं कि हम खुद नहीं समझ पाते कि सच में ये लोग वही लोग हैं जो कल तक हमसे बात नहीं करने देते थे, या हमें मिलने नहीं देते थे, या हमें बीजेपी की बी टीम कहते थे। आज वही लोग हमें अपने सर पर बिठा के हमें सर के ताज की जगह एक इज्जत दे रहे हैं। तो ये लोगों का प्यार है, और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे, और बहुत हद तक सही है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे AIMIM मेरठ के चीफ फ़हीम चौधरी साहब, जिन्होंने सभी मुद्दों पर मुखर होकर बात रखी है। बिहार चुनाव से लेकर त्रिस्तरीय चुनाव या आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बात रखी है। इन्होंने मेरठ की अगर बात कर लें तो मेरठ में अधिवक्ताओं से जोड़ने के साथ साथ कई ऐसे लोगों को जोड़ा है जो अन्य दलों में या अन्य संगठनों में काम कर रहे थे। इनका साफ कहना है कि भविष्य में भी ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। त्रिस्तरीय चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनाव तक की इनकी पूरी तैयारी है। बिहार की अगर बात कर लें तो बिहार में इन्होंने इंडिया अलायंस में जाने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन इंडिया अलायंस अंदर लेगा नहीं लेगा ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली बात है। अगर नहीं भी लेगा तो इन्होंने कहा है कि 25 सीटों पर हम जीत कर दिखाएंगे, और इसका सीधा सीधा असर विधानसभा के उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं 27 में, उस पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे में देखना ये भी होगा AIMIM अपने स्तर से लगी हुई है, और कहाँ तक ये लोग जाएंगे, कहाँ तक इनको सफलता हासिल होगी, ये तमाम चीज़ें भी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल अपने सहयोगी फ़हीम के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV मेरठ। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।